तो चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो थर्ड टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, जिससे कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, ठीक है। तो वो सारे केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शंस को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। द सम of total chemical reaction occurring in our body in living organisms। किसी एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, या ह्यूमन के ले लीजिए। तो हमारे ह्यूमन के बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन सभी अगर केमिकल रिएक्शंस को मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म्स की बात करते हैं तो देखिए, मेटाबॉलिज्म को दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं। मेटाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है क्या? एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? कोई भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है, वो टूट के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाए, छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके एक बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशंस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अब साइंस के स्टूडेंट हो, बहुत सारे मान लो ये एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड्स हैं। अभी बहुत सारे एमिनो एसिड मिलेंगे तो क्या करेंगे? प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोटीन। छोटे छोटे एमिनो एसिड मिलकर क्या कर रहे हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, किससे? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? आपका एनाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म्स क्या है? मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। अब वो टूट करके छोटे छोटे ग्लूकोज में, बहुत सारे ग्लूकोज में टूट जाए, हजारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में टूट जाए, तो एक बड़ा मॉलिक्यूल्स है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है, मतलब कि कट रहा है। कैटाबॉलिज्म का मतलब जोड़ लीजिए, कट रहा है, कट करके छोटा छोटा मॉलिक्यूल बना रहा है। कोई भी बड़ा चीज़ होता है, उसको काटते हैं तो क्या होता है? छोटा छोटा मॉलिक्यूल बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। तो आपका जो केमिकल रिएक्शंस होता है हमारे बॉडी में, दो टाइप से होगा, या तो वो काटेगा या तो वो जोड़ेगा। जोड़ेगा तो बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, काटेगा तो छोटा मॉलिक्यूल बनेगा। तो जो कटता है, जिससे कटता है, वो क्या होता है? कैटाबॉलिज्म्स होता है। जिससे बनता है, एना मतलब कि फॉर्मेशन करना, तो वो प्रोसेस क्या बोला कहलाता है? एनाबॉलिज्म्स, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो सभी में होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हो या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हो। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म ना होता हो। इसलिए मेटाबॉलिज्म्स को क्या बोलते हैं? ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा ही होगा। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा मतलब वो लिविंग थिंग्स नहीं है। इसलिए डिफाइनिंग फीचर है बिना किसी एक्सेप्शन के। पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, दैट इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऐसा फीचर है जो सभी में 100% होता है। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म ना होता हो, ठीक है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक, चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, ठीक है। तो याद रखना है कि सभी में क्या होता है? आपका
लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये होता ही होता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंगाई हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, सभी में क्या होता है आपका मेटाबॉलिज्म्स होता ही होता है। और दूसरी चीज़, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, मेटाबॉलिज्म सभी में, ऑल ऑर्गेनिजम्स सभी में क्या होता है आपका मेटाबॉलिज्म्स होता ही होता है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म होता हो। तो याद रखना है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म होता ही होता है, और किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म कभी भी नहीं देखा जा सकता। ठीक है, और देख लीजिए हमारे बॉडी में भी लिविंग जो रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, उसी के वजह से हम लोग सर्वाइव जिंदा हैं। जो भी अगर हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बंद हो जाए हम लोग डेड कर जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपका मेटाबॉलिज्म क्या होता ही होता है, इसलिए डिफाइनिंग फीचर है बिना किसी एक्सेप्शन के। और एक चीज़ देखते हैं, क्या हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बाहर देख सकते हैं, बॉडी से बाहर देख सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में। तो इन विट्रो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन विट्रो मतलब कि टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में जब हम बेबी को फॉर्मेशन करते हैं, आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी का क्रेज है क्योंकि मैरिज का जो एज है वो बढ़ता जा रहा है, तो इनफर्टिलिटी जो है पॉपुलेशन में बढ़ती जा रही है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का क्रेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में देख सकते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एक कुछ चीज़ें हैं, उसको एनसीईआरटी में दिया है कि हम लोग सेल फ्री सिस्टम में भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जो देखिए जो टेस्ट ट्यूब में जाइगोट बना था, जाइगोट बना था, इससे क्या बनेगा, 2 सेल स्टेज बनेगा, फिर 4 सेल स्टेज बनेगा। तो ये जो रिएक्शंस हो रहा है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन ही हो रहा है। तो क्या इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम लोग लिविंग बोलेंगे, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? ये लिविंग तो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक लिविंग रिएक्शन है, लिविंग रिएक्शन है जो आगे चल कर के एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो याद रखना है कि जो हम लोग आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो बॉडी के बाहर कराते हैं टेस्ट ट्यूब में, न तो नाइदर लिविंग नॉर नॉट नॉन लिविंग, बट इट्स श्योरली ए लिविंग रिएक्शन। तो वो न तो लिविंग है न तो नॉन लिविंग है, लेकिन वो क्या है, एक लिविंग रिएक्शन है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म आपका क्या है, डिफाइनिंग फीचर है जो विदाउट एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है आपको। एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है, क्या देंगे हम लोग उसको, कॉन्शियसनेस। चौथा जो प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हमने बात किया था कि अगर कोई भी चीज़ हम सेंस करते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कोई मच्छर काट रहा है तो हमें सेंस होता है। ठीक है, उसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा धूप है तो हम लोग घर में चले जाते हैं, कोई मच्छर काट रहा है या कोई मक्खी है जो नॉर्मल है अपने इंडिया में, तो हम उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, उसको सेंस करते हैं, उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, सूटेबल रिस्पॉन्स देते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मच्छर काटा है तो हम यहाँ पे मारेंगे, ऐसा होता है क्या, कोई करता है? तो वो सूटेबल रिस्पॉन्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये क्या है आपका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सबसे टेक्निकल फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, जो कि क्या करता है, इन्वायरमेंट को सेंस करता है और उसको क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। अब वो इन्वायरमेंट में सब कुछ आती है। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस and technically complicated feature of all living organisms। ठीक है, तो ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉन्शियसनेस।
ये आपका जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स आप देंगे तो ये पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज द कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये है क्या? तो ये है एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, और environmental factors या environment and respond to environment। और environmental stimuli। ठीक है, तो अपने इन्वायरमेंट को या इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को सेंस करना और उसका क्या करना, रिस्पॉन्स करना, क्या कहलाता है, उस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब स्टिमुलाई हो सकता है, स्टिमुलाई कैसा हो सकता है? वो फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, या बायोलॉजिकल हो सकता है। फिजिकल की बात करेंगे, मान लो कोई लकड़ी आ रही है आपके सामने, तो आप कोई लकड़ी का बड़ा टुकड़ा हो या छोटा टुकड़ा हो, आप कहीं जा रहे हैं, पेड़ से गिर रहा है, तो वो क्या है, नॉन लिविंग है, फिजिकल फैक्टर्स है, तो आप वहाँ से हटेंगे या उसको पकड़ेंगे या कुछ कोई भी रिस्पॉन्स करेंगे। केमिकल, दारू वारू तो आजकल आम बात हो गया, आजकल पार्टी में जाते हैं एल्कोहल, ठीक है, तो केमिकल को देख कर के क्या रिस्पॉन्स होता है? कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो केमिकल वो हो सकता है स्टिमुलस, कोई भी केमिकल हो या बायोलॉजिकल। मान लियो आप कहीं जा रहे हो, वहाँ पे एक सांप कैसे बनता है, एक स्नेक आ गया, ठीक है, फन फैलाए, स्नेक आ गया, तो अब क्या करोगे? तो भागोगे। तो वो हमारे लिए स्नेक क्या है यहाँ पे? एक स्टिमुलस है, बायोलॉजिकल स्टिमुलस। यहाँ पे अल्कोहल क्या है? एक दैनिक जीवन की एग्जांपल्स को लेकर के चलोगे, आसान रहेगा। तो ये भी क्या है आपका आपका केमिकल स्टिमुलस है, और फिजिकल एक लकड़ी का टुकड़ा मान लो, ले लो, कोई भी चीज़ें ले लो फिजिकल, जो लाइट हो, बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है तो वहाँ से हम हट जाते हैं, धूप बहुत तेज है तो अंदर चले जाते हैं, आंधी आ रहा है तो फिर हम लोग कहीं सेफ जगह पे चले जाते हैं। तो ये सब क्या है? फिजिकल स्टिमुलस है। तो फिजिकल स्टिमुलस को सेंस करना और उसके अकॉर्डिंग अपना क्या करना, रिस्पॉन्स करने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो एबिलिटी है, वो क्या कहलाता है? आपका कॉन्शियसनेस कहलाता है। ठीक है, अब इसमें भी है कि जितने भी ऑल ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो सब के सब रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। यूकैरियोटिक में चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, सब के सब क्या करते हैं? आपका रिस्पॉन्स करते हैं एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या स्टिमुलाई के थ्रू। ठीक है, जो भी हमें स्टिमुलस मिलता है तो उसको रिस्पॉन्स करते ही करते हैं, उनको सेंस करते हैं और उसका रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स फोटो पीरियड, फोटो पीरियड को हम लोग जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फोटो पीरियड, फोटो मतलब क्या है? लाइट, पीरियड मतलब कि ड्यूरेशन। ठीक है, तो फोटो पीरियड का इफेक्ट, लाइट की ड्यूरेशन का इफेक्ट प्लांट और एनिमल दोनों पे पड़ता है। एनिमल एंड प्लांट दोनों पे पड़ता है, बोथ पे इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, आम का पौधा देखा, पेड़, आम का प्लांट, मैंगो ट्री, मैंगो ट्री के बारे में देखा है, जानते हो? उसमें एक पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावरिंग क्यों होती है? पर्टिकुलर सीजन में ही क्यों फ्लावरिंग होती है? क्यों फ्रूट एक पर्टिकुलर सीजन में ही आता है? ड्यू टू फोटो पीरियड।
वही टाइम है, ठीक है। फोटो पीरियड इफेक्ट की वजह से ही क्या होता है, उनमें एक पर्टिकुलर सीजन में क्या होता है, उनमें फ्रूट्स और फ्लावर्स आते हैं। जैसे डॉग जो सीजनल ब्रीडर है, डॉग, कैट एट्सेट्रा, सीजनल ब्रीडर, इनमें एक पर्टिकुलर सीजन में ही क्या होता है, कपुलेशन होता है और बेबी प्रोड्यूस होता है, रिप्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड, इफेक्ट ऑफ किसकी वजह से, फोटो पीरियड के इफेक्ट की वजह से, टाइम जो है लाइट के इफेक्ट की वजह से, लाइट का इफेक्ट और उसके साथ साथ कितना टाइम तक लाइट मिल रहा है, तो ये इफेक्ट, तो याद रखना कि फोटो पीरियड जो है वो आपका क्या होता है, प्लांट और एनिमल दोनों को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अवेयरनेस मतलब कि क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉन्शियस होते हैं, मतलब कि अवेयर होते हैं अपने सराउंडिंग के लिए। लेकिन ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स, एक ऐसा एनिमल है जो सेल्फ कॉन्शियस होता है। सेल्फ कॉन्शियस होता है, सेल्फ कॉन्शियस का मतलब अपने लिए कॉन्शियस होता है, ठीक है। बाकी और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है। सेल्फ कॉन्शियस होता है ह्यूमन बींग्स और कोई नहीं है। तो ये आपका कॉन्शियसनेस भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर है आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। आपका क्या है, कॉन्शियसनेस इज आल्सो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन कुछ तो है लोचा। मान लो कोई ह्यूमन है, कोमा में चला गया, कोमा में चला गया, उसका ब्रेन डेड हो गया है, कोमा में चला गया है, ब्रेन डेड कंडीशन में है, वेंटिलेटर पे है, ठीक है। उसकी लंग्स का काम मशीन के थ्रू हो रहा है, हार्ट का काम भी लगभग मशीन के थ्रू हो रहा है, उसका ब्रेन डेड हो गया है। तो उसको सुई चुभो या हम लोग क्या करते हैं, एनेस्थेसिया दे देते हैं, तो रिस्पॉन्स नहीं करता। वेंटिलेटर में जो भी क्या होता है, जो वेंटिलेटर पे होते हैं जनरली कोमेटिक पर्सन ही होता है, कोमा में जो होते हैं उन्हीं को रखा जाता है। तो ये क्या है, वेंटिलेटर पे जो कोमा में है वो क्या रिस्पॉन्स करेगा, जो हम लोग स्टिमुलस देंगे वो क्या रिस्पॉन्स करेगा, नहीं, ठीक है। तो याद रखना है कि जो भी कोमा में चले जाते हैं ह्यूमन या एनिमल की बात करेंगे, तो वो कभी भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स, उनको क्या करो, काटो पिटो इंजेक्शन लगाओ कुछ भी करो, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, से पड़े हैं तो पड़े ही रहेंगे, क्योंकि उनको ब्रेन डेड है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो ये एक एक्सेप्शन हो सकता है आपका किसका, कॉन्शियसनेस का। इसलिए मेटाबॉलिज्म ही एक ऐसा फीचर है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो वो डिफाइनिंग फीचर है विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। चलिए, एक एनसीईआरटी में दिया है कि जो भी प्रॉपर्टी होता है किसी भी टिश्यू का, एक स्टेटमेंट दिया है कि जो प्रॉपर्टी होता है, फिर इस फीचर्स को हम लोग ख़त्म करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू, टिश्यू पता है आपको कैसे बना है, बहुत सारे सेल्स मिल करके ऑर्गेनाइज करके क्या करेंगे, एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस जो टिश्यू का जो आपका जो फीचर होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, वो किसकी वजह से आता है, ये उसमें प्रेजेंट सेल की वजह से आता है या सेल और सेल के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से आता है। तो याद रखिएगा, जो भी टिश्यू है उसकी जो फीचर है वो सेल और सेल के बीच जो इंटरेक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से आता है, ना कि उसमें जो प्रेजेंट सेल है उसकी वजह से आता है, ठीक है। द प्रॉपर्टी और ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमॉन्ग द कंस्टिट्यूएंट सेल्स। मतलब क्या है कि जो सेल और सेल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है
उसकी वजह से आपका क्या होता है, उस टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है, न कि उसमें प्रेजेंट सेल की वजह से होता है। ठीक है, वैसे ही एक सेल की बात करेंगे तो सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं, चलिए बना ही लेते हैं। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो ये जो सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो जो सेल की प्रॉपर्टी होती है वो सेल और सेल जो ऑर्गेनेल्स उसमें प्रेजेंट है उसकी वजह से नहीं होती है। सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है, केमिकल इंटरेक्शंस होता है, उसकी वजह से ये प्रॉपर्टी आती है। वैसे ही एक ऑर्गेनेल है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके इंटरेक्शन की वजह से क्या होती है, वो प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक और चीज़ एनसीईआरटी में है, बायोलॉजी क्या है, तो उसमें दिया है आपका स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस चीज़ को याद रखिएगा कि बायोलॉजी क्या है। आप भी बोल सकते हैं कि जो भी हमारी लाइफ की घटनाएं हुई हैं, कहानियाँ हुई हैं हमारे अर्थ पे, वो क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब याद रखना है कि जितने भी ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या थे या होंगे, वो सब के सब एक दूसरे से जुड़े होंगे। भले से उनमें क्या फीचर थोड़ा सा कम या ज़्यादा क्या हो, मिलता जुलता हो, लेकिन सभी के सभी एक दूसरे से क्या हुए, जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्रेजेंट के हों, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, आर लिंक्ड टू वन अनदर by the sharing of the common genetic material, but to varying degree, डिफरेंट डिग्री से, भले उनकी डिग्री क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन वो एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है, डीएनए। डीएनए सभी में होता है, तो डिफरेंट टाइप के जो डीएनए है उसको शेयर करते हैं। चाहे अभी जो अर्थ पे जो रह चुके हैं, जो हैं वो जो आएंगे, सभी के सभी क्या होंगे, एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं, भले वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के हों। तो ये चीज़ें रहा आपका क्या, जो रिमेन था आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो क्या था आपका, मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट किया था। तो चलिए फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं अभी आज हम लोग। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म से बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म्स दो टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म्स। ठीक है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म आपको पता है। मेटाबॉलिज्म जो भी है सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है जिनमें आपका मेटाबॉलिज्म होता हो। ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा, लेकिन किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होगा। लिविंग रिएक्शन को हम लोग इन विट्रो देख सकते हैं, जो इन विट्रो मतलब कि टेस्ट ट्यूब में लिविंग चीज़ें होती हैं, घटनाएं हम घटती हैं, देखते हैं हम लोग, तो वो न तो लिविंग है न तो नॉन लिविंग है, लेकिन वो एक लिविंग रिएक्शन है। तो उसके बाद से हम लोग चौथा जो प्रॉपर्टी पढ़े वो कॉन्शियसनेस था। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि क्या करना, सेंस करना, अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट को सेंस करना और सुटेबल रिस्पॉन्स देना, क्या कहलाता है, उस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं आपका कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, सबसे कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, सभी में होता है। अब देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं सभी में होता है, लेकिन अभी जो कोमा का कंडीशन हमने बताया उसमें नहीं होता। अब स्टिमुलस की बात करेंगे तो हो सकता है वो फिजिकल स्टिमुलस हो, केमिकल स्टिमुलस हो या बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो। ठीक है, अब हम लोग फिजिकल स्टिमुलस के बारे में बात करें तो फोटोपीरियड लाइट का। ठीक है, तो फोटोपीरियड जो होता है वो प्लांट और एनिमल दोनों को अफेक्ट करता है। जितने भी सीजनल ब्रीडर होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर सीजन में ही क्या होता है, ब्रीडिंग होती है, प्रोडक्शन ऑफ बेबी होता है। ठीक है, फ्लावरिंग जो होती है
फ्लावरिंग के बाद से जो आपका फ्रूट बनता है तो एक पर्टिकुलर सीजन में ही प्लांट्स में बनता है, तो वो भी किसकी वजह से होता है, आपको फोटोपीरियड की वजह से, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो वो सेल्फ कॉन्शियस होता है, अपने बारे में जो जो घटनाएं हो रही हैं सोच सकता है, समझ सकता है, अच्छे से उनको सेंस कर सकता है, तो उसको ह्यूमन बीइंग में आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, बाकी और किसी में नहीं होता है, ठीक है। और बात किया था हमने कि जो प्रॉपर्टी होती है टिश्यू की वो किसकी वजह से होती है, उसमें प्रेजेंट सेल की वजह से नहीं होती, वो किसकी वजह से, सेल और सेल के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। बायोलॉजी कुछ टर्म दिया एनसीईआरटी में, जो स्टोरी है किसका, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, तो याद रखिएगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे या पहले थे जो आएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं। कॉमन जेनेटिक मटेरियल आपका क्या है, डीएनए, भले उनका वो डिफरेंट डिग्री से क्या करते हैं, उसको शेयर करते हैं। तो चलिए ये आपका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फीचर था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर से हम आपसे बोलते हैं प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक कमेंट करना ज़रूरी नहीं है, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच जाएगा, बहुत है हमारे लिए, ठीक है। फेमस होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाए वही काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।